डेमोक्रेसी का असली टेस्ट तब होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए शब्दों को आम इंसान की जिंदगी से जोड़ना पड़ता है और जब प्रेसिडेंट खुद सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे कि क्या उसके और गवर्नर के एक्शंस पे टाइमलाइन लगाई जा सकती है या नहीं, तो देश की सारी नजर वहीं टिक जाती है। कल सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे हियरिंग कंटिन्यू की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा और अतुल S चंदूरकर शामिल थे। मैटर आर्टिकल 143 के अंडर रेफर हुआ था by President द्रौपदी मुर्मू, directly connected to April 2025 के लैंडमार्क जजमेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर, जहां कोर्ट ने बोला था कि गवर्नर्स और प्रेसिडेंट इनडेफिनेटली बिल्स पे नहीं बैठ सकते। वेडनेसडे यानी कि डे 8 की हियरिंग शुरू होते ही कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टांस आया। इन स्टेट्स ने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट असल में कॉन्स्टिट्यूशन के फैलक्रम को वीकन कर रही है बाय क्वेश्चनिंग अप्रैल रूलिंग। स्टेट्स ने एक और शार्प बात कही कि सुप्रीम कोर्ट को इस ट्रैप में नहीं गिरना चाहिए जहां गवर्नर को ऑब्स्ट्रक्टिव रोल मिल जाए। उन्होंने कहा स्टेट्स शुड नॉट बी रिगार्डेड एज मेयर म्युनिसिपैलिटीज। लंच से पहले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड कर चुके थे और लंच के बाद सबसे ज्यादा अटेंशन खींचने वाले थे सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम, जो कर्नाटका की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे। उनका सेंट्रल पॉइंट ये था कि गवर्नर एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, लेकिन उनके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है और अगर उसको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मूल सिद्धांतों को तोड़ देगा। उन्होंने एकदम सीधे शब्दों में कहा, गवर्नर हैज एग्जीक्यूटिव पावर बट हैज नो लेजिस्लेटिव पावर। इस एक लाइन ने पूरे कोर्टरूम का ध्यान खींच लिया, क्योंकि ये एक तरह से यूनियन गवर्नमेंट के स्टैंड को चैलेंज कर रहा था। गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि गवर्नर का डिस्क्रिशन किन लिमिटेड चीजों पे होता है और जब वो प्रेसिडेंट को बिल रेफर करता है तो वो भी टेक्स्ट के हिसाब से होता है, नॉट बाय पर्सनल चॉइस। सेंटर का ये कहना कि गवर्नर और प्रेसिडेंट जैसे हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज अपनी मर्जी से इनडेफिनाइट पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनके लिए एकदम कम्प्लीटली एनाथीमा टू द कॉन्स्टिट्यूशन था। गोपाल सुब्रमण्यम का एम्फेसिस था कि इंडिया का असली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैबिनेट सिस्टम है, जो कि एक क्विंट एसेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ गवर्नर और प्रेसिडेंट का रोल टाइट्यूलर होता है और असली एग्जीक्यूटिव पावर कैबिनेट के पास होती है। अगर उन्हें अपनी डिस्क्रिशन दी जाती है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। उन्होंने कहा, these principles will be violated if they are given discretion. If anything, it has to come from the text of the constitution. इसके साथ ही सुब्रमण्यम ने डॉक्टर अंबेडकर का 1949 का रेफरेंस दिया, जिसमें क्लियरली कहा गया था कि दोनों कैबिनेट्स यानी कि सेंटर और स्टेट को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए और दोनों लेजिस्लेचर्स के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्होंने जोर से रिपीट किया that this form of government would be violated if the governor or president is endowed with any form of discretion. प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 74(1) का पहला प्रोवाइजो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो एक मैटर पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है, लेकिन जब पार्लियामेंट रिकंसिडर करके अपना एडवाइस वापस देती है तो वो बाइंडिंग होता है। मतलब प्रेसिडेंट अल्टीमेटली कैबिनेट की एडवाइस से बंधा होता है। दर्शकों, इस हियरिंग के दौरान एक्सेप्शंस का भी जिक्र आया, जहां प्रेसिडेंट थोड़ा इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है। सुब्रमण्यम ने बताया, इन आर्टिकल 103 इन केस ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स एडवाइस रिगार्डिंग जुडिशरी लाइक द एज ऑफ अ हाई कोर्ट जज अंडर आर्टिकल 217(3), शी कंसल्ट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। दीज आर ओनली 2 एक्सेप्शंस फॉर द प्रेसिडेंट्स। ये एक शार्प रिमाइंडर था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर एकदम रेयर और स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में ही होता है और इसे आगे बढ़कर पावर बनाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अप्रैल 8 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इसी डिबेट के बीच में एक लाइट हाउस की तरह खड़ा है। उस जजमेंट में कोर्ट ने क्लियरली कहा था, द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक अ डिसीजन ऑन द बिल्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच सच रेफरेंस इज रिसीव्ड एंड इन केसेस ऑफ एनी डिले बियॉन्ड दिस पीरियड एप्रोप्रिएट रीजंस वुड हैव टू बी रिकॉर्डेड एंड कन्वेड टू द कंसर्न स्टेट। ये एक बोल्ड स्टेप था जो पहली बार गवर्नर और प्रेसिडेंट के डिलेस को टाइम बाउंड कर रहा था, लेकिन इसी ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को जन्म दिया, जिसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल पूछे कि क्या जुडिशरी ऐसे टाइमलाइंस इंपोज कर सकती है और क्या डीम्ड एसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब अगर बात करें कपिल सिब्बल, जो वेस्ट बंगाल की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, तो उन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट वार्निंग दी। उन्होंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. It owes genesis to the history but owes it allegiance to the future, and you judges are the future because you interpret it. Let's not fall into the trap where governor becomes an impediment in the functioning of the constitution.
कपिल सिब्बल ने फर्दर ऐड किया कि गवर्नर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो डिसाइड करे कि एक बिल कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, वो काम जुडिशरी का है। He said, a legislation can be challenged in a court of law by citizens or by somebody else. It is in the rarest and rare case that a governor says I cannot pass. कोर्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग मोमेंट आया जब जस्टिस सूर्यकांत ने कपिल सिब्बल से पूछा कि अगर गवर्नर ने बिल को सेंट्रल लेजिस्लेशन के अगेंस्ट पाया तो क्या वो विदहोल्ड कर सकता है। तब कपिल सिब्बल ने कहा कि ये एक एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन होगी। जस्टिस कांत ने रिमार्क दिया, Therefore, Mr. Sibbal, even according to you, the governor would have to apply his mind at least to find out whether the proposed bill is within the constitutional framework. Shall declare presupposes application of mind by the governor. ये एक तरह से बैलेंस का पॉइंट था। गवर्नर पोस्टमास्टर भी नहीं हो सकता और सुपर लेजिस्लेचर भी नहीं। कपिल सिब्बल ने भी क्लैरिफाई किया कि गवर्नर के सारे कंसर्न्स बिल भेजने से पहले डिस्कस होने चाहिए। एक बार बिल आ गया है तो उसको एसेंट देना ही होगा, एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस जहाँ पे प्रेसिडेंट को रेफर करना जरूरी हो। उन्होंने कहा, ऑल confabulations with the governor may happen beforehand and once the bill is sent, it must be assented to. There may be extraordinary situations to refer it to the president, but as soon as possible and forthwith must apply to the governor and the president. एक और जोरदार लाइन में उन्होंने कहा, the will of the people cannot be subject to executive whims and fancies. इसके अलावा एक कंट्रोवर्शियल एंगल तब आया जब कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 361 की बात उठाई जो गवर्नर को इम्यूनिटी देता है। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर को अपनी मर्जी से बिल रोकने की पावर दी गई तो वो अनअकाउंटेबल हो जाएगा। If you allow the governor a personal power to take a decision, neither the government of India nor the state government is involved. How will Article 361 apply when it is the decision of the governor that I will not give you assent or that I am keeping the bill pending? The government of India cannot defend him. The state government is at odds with him. Then how will the writ lie? ये एक डैमनिंग ऑब्जर्वेशन था जो गवर्नर की अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठाता है। लेकिन कोर्टरूम का सबसे शार्प और इंटेलेक्चुअल पॉइंट फिर से गोपाल सुब्रमण्यम की तरफ से ही आया। उन्होंने रिपीट किया, he enjoys no legislative power. So the question of high constitutional functionary enjoying plenitude of discretion is completely anathema to the constitution. और उन्होंने रिमाइंड कराया रीजन कि क्यों एसेंट प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए दिया जाता है, क्योंकि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस उनके नाम से लिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने नाम पे डिस्क्रिशन भी चलाएंगे। उन्होंने एक और पंचलाइन दी जो आज की हेडलाइन बन गई है, The democratic form of government through cabinet has been held to be part of the basic structure of constitution. मतलब अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशन दिया जाता है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ही वायलेट करेगा और इसको सुप्रीम कोर्ट कभी टॉलरेट नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश की तरफ से आनंद शर्मा ने एक पॉलिटिकली लोडेड आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने बोला कि गवर्नर्स वायसराय या गवर्नर जनरल नहीं होते, वो कैबिनेट के एडवाइस पे ही चलने के लिए बाउंड होते हैं। और उन्होंने स्ट्रांगली कहा, लेजिस्लेचर इज सुप्रीम. Neither the president nor the governor have any role in lawmaking. Even when they came to address the sessions of the parliament or legislature, they don't preside, they don't chair, they only address. एक और लाइन जिसने पूरे स्टेट्स के सेंटीमेंट को समझ लिया वो था that states can't be belittled or treated as municipalities. इस पूरी हेयरिंग का सेंट्रल थ्रेड ये था कि जुडिशरी गवर्नर्स और प्रेसिडेंट पे टाइमलाइन लगा सकती है या नहीं। सेंटर का कहना है कि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकती और टाइमलाइंस इंपोज करना एक तरह से अमेंडमेंट है, लेकिन स्टेट्स और सीनियर काउंसिल्स का कहना है कि ये अमेंडमेंट नहीं बल्कि फंक्शनिंग इंश्योर करने का तरीका है। जैसे कपिल सिब्बल ने बोला, ऑफ कोर्स नॉट, यू आर इंश्योरिंग द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फंक्शंस, नॉट दैट यू आर अमेंडिंग इट। तो पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि गोपाल सुब्रमण्यम के आर्ग्यूमेंट्स ने इस रेफरेंस को एक नई हाइट पे पहुंचा दिया है। वो बार बार कैबिनेट अकाउंटेबिलिटी और गवर्नर के टाइटुलर रोल पे फोकस कर रहे हैं और उनका अगला कंटिन्यूएशन और भी फायरी होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक टाइट रोप वॉक है। एक तरफ वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ जुडिशरी पे ये चार्ज ना लगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रही है। लेकिन कल की हेयरिंग के बाद ये क्लियर हो गया कि स्टेट्स और उनके सीनियर काउंसिल्स इस बात को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे कि गवर्नर्स और प्रेसिडेंट एक सुपर लेजिस्लेचर बन जाए। अब देखते हैं कि 9 सितंबर को अगली हेयरिंग में क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ दिस केस।